एक्सपीरियंसिंग फियर बिकॉज इनकी होल्डिंग कंपनी एएसएम और जीएसएम लिस्ट में आ गई। इनको क्या कुछ नहीं करो, आप भूल जाओ एएसएम फेएसएम, ये भगवान जाने ये हमारे देश में एएसएम जीएसएम ट्रेड टू ट्रेड ये सब होता है। मतलब खुला रखो, सर्किट फिल्टर अप सर्किट डाउन सर्किट ये सब कोई नहीं होना चाहिए। मेरे को पता नहीं एक्सचेंज क्यों ये सब करते रहते हैं। अननेसेसरी लोगों के दिमाग में फियर आता है, डर बैठता है। ये कभी एएसएम में डाल दिया, कभी निकाल दिया, कभी T+T कर दिया, कभी B2B कर दिया, C2C कर दिया। अरे क्या यार, नॉर्मल ट्रेडिंग है, बिजनेस है, खोल दो ऊपर। जो स्कैम करेगा उसको पकड़ के अंदर जेल डाल दो, जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। एक ये एएसएम से क्या होता है, आज कुछ स्टॉक है वो सोमवार के दिन खोलते हैं लोग 2% के सर्किट के लिए। मतलब आदमी सोमवार के दिन तो ये समझ में आता है कि कुछ शुभ कार्य कर रहे हैं, आप स्टॉक खोलते हैं 2 सोमवार के दिन सिर्फ 2% सर्किट के लिए। 2% आप सर्किट जहां बोल दोगे ना वहां गारंटी सर्किट लग जाएगा। तो ये सब मुझे समझ नहीं आता सब क्यों होती है। आप सेकंड्स में स्टॉक की फंडामेंटल कर लेते हैं, हाउ, कैसे? अब चलो कोई स्टॉक की बात करते हैं, सेकंड्स में हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अगर मैंने कोई स्टॉक लिया, पकड़ो समझो मैंने एसबीआई लिया फॉर एग्जांपल, राइट। तो सबसे मैं कुछ नहीं जानता हूं स्टेट बैंक के बारे में, तो मैंने खोला एसबीआई, मैं जाके उसमें देखूंगा कि क्या प्राइस पे एसबीआई ट्रेड कर रहा है। फिर नीचे मार्केट कैप देखेंगे, फिर सेक्टर देखेंगे, सेक्टर क्या है, वो सेक्टर प्राइस टू बुक पे चलता है तो प्राइस टू बुक क्या है, उसके कंपेरेबल क्या है, पास्ट 3 साल 5 साल का ग्रोथ रेट देखो, सेल्स का ग्रोथ रेट देखो, उसके बाद आप ग्रोथ रेट देखो एबिटा का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। एसबीआई में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगी देखा जाएगा, उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाएगा, बट जो भी हो फिर आप नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखो। अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ से ज्यादा है, रेवेन्यू एनआईए के ग्रोथ से ज्यादा है, मतलब कंपनी थोड़ा बचा रही है। उसके बाद ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखोगे आप। उसके बाद देखोगे पिछले 3 साल में बुक वैल्यू कितनी बढ़ी और शेयर का दाम कितना बढ़ा। अगर बुक वैल्यू 20% सीएजीआर बढ़ी है और शेयर का दाम 30% सीएजीआर बढ़ी है तो बढ़िया चीज जो है वो ऑलरेडी प्राइस में आ रही है। इस ढंग से हम देखते हैं तो मतलब ये 3 4 5 चीज देखते ही आपको कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल से 40 50 60 सेकंड लगा। उसके बाद आप चले जाएंगे पीछे की एसबीआई ने लास्ट 10 साल में क्या किया है। अगर 10 साल में उसका ग्रोथ 6% का तो आप बोलेंगे भाई माफ कर दो, हमको नहीं लेना आपका शेयर। 6% का 10 साल का ग्रोथ, बिकॉज मुझे ये चीज पता है, जिराफ विद अ लॉन्ग नेक कैन नॉट बिकम अ चीता विद ब्लैक स्पॉट्स, लाइक अ चीता विद ब्लैक स्पॉट्स डजंट बिकम अ जिराफ विद अ लॉन्ग नेक। मेरा पोर्टफोलियो 6 लाख का है, मेरे पोर्टफोलियो इसी साल 9 लाख का हो सकता है। मेरे पास कॉन्फिडेंस है भाई, मेरे पास स्टॉक्स है सीडीएसएल, आईएक्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा मोटर डीवीआर, अडानी ग्रीन, सेल, अशोक लीलैंड, आईटीसी। लव फ्रॉम अमृतसर, यू आर अ वाइज मैन। भाई ठीक बात है, लेकिन आपके पास स्टॉक्स जो हैं बहुत फैले हुए हैं और आपने लार्ज कैप जो भरे हैं टाटा मोटर के बजाय, तो स्ट्रेट ऑन टाटा मोटर डीवीआर होना चाहिए आपके पास। टाटा पावर बेचारा थका हुआ हाथी है, टाटा मोटर डीवीआर तो ठीक है। अडानी ग्रीन जो है ये तो समझ नहीं आता है ये क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। सेल और अशोक लेलैंड, सेल तो बहुत ही ढीला स्टॉक है, बहुत ही ढीला, मतलब बहुत ही ढीला। आपको अगर मैं बोलता हूँ अगर मरना है तो बड़े डॉक्टर के हाथ मरो, अगर मैं मरूंगा तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील लेकर मरूं, सेल लेकर क्यों मरूं। मतलब पीछे जो मुझे मेरा डीमैट स्टेटमेंट भी देखेंगे तो बोलेंगे यार क्या इन्वेस्टर का सेल लेकर बैठा था ये, तो इसीलिए कम से कम जेएसडब्ल्यू छोड़ के जाओ यार डीमैट स्टेटमेंट में। अशोक लीलैंड, आईटीसी, शॉर्ट रन में सेल भाग सकता है, पब्लिक आएगी तो, लेकिन लॉन्ग रन में जो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू विल बीट सेल हैंड्स डाउन एकदम। बसंत जी, आई आस्क्ड यू सो मेनी टाइम्स, खाना बदोश कह रहे हैं, बट यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अगर एनबीएफसी का आरओई 15% है और आरओई 3% है और लेवरेज 5 गुना है, 5% नहीं है 5 गुना है, और ग्रोथ रेट 20% है, तो हाउ कैन एनबीएफसी डू फुलफिल द ग्रोथ टारगेट विदाउट डाइल्यूटिंग इक्विटी और रेजिंग फंड्स? देखो जनरली ऐसी कंपनी को जहां 15% का आरओई और 20% का ग्रोथ है, ये 5% का गैप भरने के लिए इक्विटी डाइल्यूट करना होगा या डेट रेज करना होगा। लेकिन अगर ये एफिशिएंसी बढ़ा दे, एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब कि मार्जिन बढ़ जाए, मतलब एक ही ब्रांच से पहले 10 करोड़ का लोन हो रहा था, अब उसी ब्रांच से 12 करोड़ का लोन होने लग जाए, इंप्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एक इंप्लॉय जो पहले 4 आदमी को देखता था वो इंप्लॉय 6 आदमी को देखने लग जाए, आप डिजिटल चले जाएं कि ब्रांच की जरूरत ही नहीं हो, आपने ऐप बनाया, लोग ऐप में आके कर रहे हैं। अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आप 15% के आरओई के बाद भी 20% अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो 5% के लिए आपको इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा और एक्चुअली लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी तो प्रॉब्लम होगी आपको, फिर आपको लोन लेना होगा और इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं जो मैंने बोला था कि आप कोई भी स्टॉक का ईपीएस ग्रोथ देखिए और स्टॉक प्राइस रिटर्न को ग्रोथ देखिए, दोनों को मैच करिए। अगर स्टॉक प्राइस ईपीएस से ज्यादा जोर से बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस ईपीएस से ज्यादा जोर से बढ़ रहा है तो मतलब वो स्टॉक फ्यूचर का बोरो कर लिया है। बेसिकली वही होती है पी एक्सपेंशन। जब स्टॉक का दाम ईपीएस के ग्रोथ से ज्यादा बढ़े तो उसे पी एक्सपेंशन बोलते हैं, जब स्टॉक का दाम ईपीएस के ग्रोथ से कम बढ़े तो उसे पी कंट्रैक्शन बोलते हैं। बुल मार्केट में पी एक्सपेंशन होता है, बेयर मार्केट में पी कंट्रैक्शन होता है। हाँ, जो इनका क्वेश्चन था कि 10 साल के लिए ही देखना, नहीं ऐसा नहीं है, 3 साल इंपॉर्टेंट है देखना। 10 साल तक तो बहुत लेट हो गई कहानी, आप 3 साल देखें, आप 1 साल देखें, 2 साल देखें, 1 साल 2 साल 3 साल देखना चाहिए, वहीं आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग पी 8 का लिए हैं और अभी 16 का पी हुआ है और क्या पता कंज्यूमर बिजनेस है तो 30 का पी भी जा सकता है, तो उसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बट नॉर्मली आपको दिमाग में रखना चाहिए कि शेयर का दाम कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रहा है कि कम बढ़ रहा है। एक डिब्बा चलाने वाले के यहाँ दोस्त समझ लिया और उसके यहाँ मैंने सौदा किया। सर आपको पता है कि डिब्बा चलाने वाले के पास सिवाय पैसे के और कुछ दोस्ती होती नहीं है। डिब्बा ट्रेड ये होता है कि आप जाकर उसे बोल दें कि मेरा 5000 रिलायंस ले लो, 5000 आईसीआईसीआई ले लो, वो ले लेता है और सब कुछ कैश में डीलिंग होती है। ये बहुत प्रेवलेंट है, इसमें कोई सेबी भी क्यों कुछ कर नहीं पा रही है मुझे पता नहीं है, बट ये बहुत आमतौर पर चीज़ें होती है। और
यानी ये इतना रुपीस का लॉस ले सकता है डिब्बा चलाने, बेसिकली कह रहे हैं डिब्बा चलाने वाले के इन्होंने अपने 70 लाख रुपए थे, इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया और 70 लाख का घाटा हुआ, कड़ी मेहनत की कमाई, और जिस पैसे पर इनके बच्चे और परिवार का हक था वो डिब्बा चलाने वाले ले गए। और ले क्यों गए? इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई सौदा किया, इन्होंने बोला निफ्टी बढ़ेगा घटेगा, जाके कोई ट्रांजैक्शन कर लिया डिब्बा चलाने वाले के साथ। उन्होंने ऑब्वियसली कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, बट वो उनको पैसा वसूल करना आता है और इनका 70 लाख चला गया। अब इनका ये कहना है कि और कोई ऐसी गलती ना करे। तो मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं क्या करता? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सोचने की बात है, समझने की बात है। देखिए, कानून ये नहीं कहता है कि आपके पास अगर पैसा आ जाए, राइट, अगर तो आप कोई अगर घाटा करें तो आपके पास एक बैंक्रप्सी प्रोविजन होती है। बैंक्रप्सी मतलब दिवालियापन घोषित करने की। हाँ, मेरे पास नहीं है, जितना मेरे पास है ले लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। और वो हमारे देश में बड़े शर्म की बात होती है कि दिवालापन घोषित कर दिया। अगर मेरे पास दो चॉइस हो, ऐसा है नहीं, काफ़ी ठीक से और इतना हम लोग उछल कूद करते नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास भी ऐसी दो चॉइस आए कगार पर कि जो उसके नाम पे जो चीज़ है वो तो कानूनी जाएगी, बट उसके नाम जो चीज़ नहीं है और वो बेचकर मैं किसी को चुकाऊं, तो मैं आई विल प्रेफर टू गो बैंक्रप्सी वे। मैं दिवालापन घोषित करूंगा और अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने घर परिवार का फ्यूचर एट स्टेक नहीं लगाऊंगा कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है कामकाज के कारण और डिब्बा डिब्बी के कारण। और ये बात सही है कि डिब्बा चलाने वाले गुंडागर्दी पूरा होती है, सब कुछ होता है, बट फिर देखा जाएगा, आप शहर छोड़ दें, कुछ भी कर ले, बट बॉटम लाइन ये है कि साहूकारी कलयुग में एक लिमिट तक ही ठीक रहती है। ऐसा कभी ना करें, बिकॉज आपके अपने घर के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सिर्फ जबान और वचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बहुत बैलेंसिंग ट्रेड बनाना पड़ता है। और हमने तो पेमेंट बहुत लंबा लंबा किया, एक बार किया भी था, तो डब्बा डब्बी का काम नहीं था, बट जेन्युइन पेमेंट था, ट्रांजैक्शन था, हमने कर दिया, वी कुड हैव अवॉइडेड इट। और बहुत बड़ा पेमेंट किया, मैंने पीछे वीडियो में भी लिखा है, इतना बड़ा पेमेंट जिसमें आपको दुनिया इंडिया में कहीं पे भी जैसा आप घर चाहें वैसा मिल सकता है, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी, मतलब आप वैसा समझ के चलें। बट वो बात यह है कि हम कर सकते थे, इसलिए हमने कर दिया। अगर ऐसी बात आती कि हमें अपना घर बेचकर पेमेंट करना पड़ता और घर मेरे नाम नहीं होता, तो मैं कानून का साथ लेता, मैं बैंक्रप्सी डिक्लेयर करता, मैं बोलता जितना मेरे नाम पे है उतना ले लो, जो मेरे नाम पे नहीं है मैं नहीं दे सकता, सॉरी, बात खत्म हो गई। और ये लीगल है और ये इमोरल नहीं है, ये अनएथिकल भी नहीं है। ये बस बात है कि आप मोरालिटी को किस एंगल से कहां तक देखते हैं। और कई बार क्या होता है, लोग अपने आप से इतना आगे बढ़ जाते हैं ये सब चीज़ करते हुए कि वो भूल जाते हैं कि उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एनीवे, और ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। सर, इज इट नॉट डीम्ड इट हाई आरओई मींस द कंपनी हैज हाई एसेट टर्न? नहीं, जरूरी नहीं है कि हाई आरओई का मतलब एसेट टर्न। एसेट टर्न का मतलब कि 1 रुपए के एसेट के ऊपर आप कितने की बिक्री कर रहे हो। अगर लकी हलवाई 1 करोड़ लगाकर दुकान खोला है, तो आप कितने रुपए का उस दुकान से बिक्री करते हो। अगर आप उस दुकान से 5 करोड़ की बिक्री करते हो तो एसेट टर्न 5 गुना हुआ, बिकॉज 1 करोड़ का एसेट हुआ, 5 करोड़ की बिक्री हुई। बिक्री मीन सेल्स। तो जरूरी नहीं है कि हाई आरओई मींस हाई एसेट टर्न। हाई आरओई could also mean हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस है जिसमें एसेट टर्न कम होता है, क्योंकि एसेट बहुत लगता है ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, लेकिन वहाँ मार्जिन बहुत होती है, क्योंकि खर्चा कुछ है ही नहीं। एक आदमी को बैठा दिया, वो टीवी पे वो आगे पढ़ के न्यूज़ पढ़ रहा है आगे देख देख के, तो उसके बाद वो सारा जो प्रॉफिट है उसकी सैलरी के बाद सारा आपके रिटर्न में जाता है, प्रॉफिट में जाता है रादर।